दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान को आजादी मिली अगस्त 1947 में। दोनों मुल्क आजाद तो हो गए, लेकिन आज भी जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जो दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा इशू है। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की। कश्मीर एक ऐसा रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के नॉर्थ में जिसकी वजह से दो न्यूक्लियर पावर्स 3 जंगें लड़ चुकी हैं। पहली जंग 1947 में, दूसरी 1965 में और तीसरी कारगिल की जंग इन द ईयर 1999। लेकिन कश्मीर का आखिर ये मसला है क्या? इसकी तारीख क्या है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है? आजाद कश्मीर क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसे कहते हैं? इस एरिया को डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों कहा जाता है? ये सब मालूमात आज की वीडियो में बगैर किसी बायस के मैं आपको दे दूंगा। कश्मीर के मामले में ना दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान में नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अपने अपने वर्जन हिस्ट्री के प्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, बुक बडी ने हमेशा आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस प्रेजेंट किया है, और आज भी मैं ऐसा ही करूंगा। आज की वीडियो के बाद आपको कश्मीर की सारी कहानी बखूबी समझ आ जाएगी। सो अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह के टॉपिक्स में दोस्तों मैंने हमेशा आपको समझाया कि सबसे पहले आपने ना ज्योग्राफी समझनी होती है। कश्मीर का ये जो इलाका है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के नॉर्थ में मौजूद है। इस इलाके को जम्मू एंड कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे एरिया में दो रीजन्स मौजूद हैं, जम्मू रीजन और कश्मीर वैली। अब यहां पर ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों के स्टेट पर्सपेक्टिव को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1952 से 2019 तक इंडिया कश्मीर को एक स्टेट कंसिडर करता था, लेकिन 2019 में अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया, जिसने जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को डिसॉल्व कर दिया और इस पूरे इलाके को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक बनी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी नामुकम्मल है। कश्मीर का एक और इलाका भी है जिसे इंडियंस कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वो इलाका है जो 1949 के सीज फायर एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के कंट्रोल में आया। पाकिस्तान ने बाद में इस रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक बना आजाद जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान। वीडियो में किसी तरह की भी बायस ना हो, इसी वजह से मैं दोनों साइड के मैप्स का इस्तेमाल करूंगा। ये जो आपने मैप्स देखे ना, ये तो थे इंडियन साइड का पर्सपेक्टिव। अगर पाकिस्तान के साइड के मैप्स को देखें तो हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को तस्लीम नहीं करते। इस रीजन को पाकिस्तान में आजाद कश्मीर कहा जाता है, जो एक सेल्फ गवर्निंग एंटिटी है। इसका अपना प्राइम मिनिस्टर है और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। और कश्मीर की वैली का दूसरा हिस्सा जो कि मैंने आपको बताया, उसको हम लोग कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो वो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को कंसोलिडेट करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का नाम देता है। अब ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर का इलाका है उसको पाकिस्तान ने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का नाम दिया हुआ है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बगैर किसी बायस के मैं आपको दोनों साइड का पर्सपेक्टिव बयान करूंगा। आपने दोनों साइड के मैप्स देख लिए। अब इसके ऊपर बेतहाशा बहस हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट अब आपको यह पता है कि दोनों साइड्स कश्मीर को लेकर अपनी क्या पोजीशन रखती हैं। इस इलाके की ज्योग्राफी और मैप्स तो आप लोगों ने समझ लिए। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो इलाका है कश्मीर, इसकी आखिर तारीख क्या है? क्यों ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतना बर्निंग इशू है? इस बात को समझने के लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा इन द ईयर 1947। वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश और अलाइड पावर्स जीत तो गए, लेकिन इस जंग ने उनको बहुत वीक कर दिया। लिहाजा अब वक्त आ गया था उन्हें अपनी पावर को कंसोलिडेट करने का, और इसी पावर कंसोलिडेशन की एक कड़ी थी ब्रिटिश गवर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस खित्ते में दो कौमें आजादी की जंग लड़ रही थी। एक तरफ थी कांग्रेस जो एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए तगदो कर रही थी, और दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रही थी। दोस्तों, याद रखें कि मुसलमानों के लिए इस बंटवारे का जो बेसलाइन फलसफा था ना, वो फिलॉसफी जिसने पाकिस्तान को आजादी दी, वो थी टू नेशन थ्योरी, यानी कि दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया ये कहता था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और ये कभी भी साथ नहीं रह सकते। इनका रहन सहन, इनका कल्चर आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिहाजा इन दोनों कौमों के लिए अलग अलग मुल्क ही चाहिए होंगे। ब्रिटिश के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो एक इंडिपेंडेंट यूनाइटेड इंडिया को एस्टैब्लिश करें, या फिर इंडिया के अंदर से ही एक और मुल्क पाकिस्तान की पैदाइश हो। बिल आखिर उनका डिसीजन ये था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर से दो मुल्क निकलेंगे, जिसमें से एक बना पाकिस्तान और एक इंडिपेंडेंट इंडिया। इस बंटवारे का फॉर्मूला यह तय हुआ कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है ना, जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, वो पाकिस्तान बनेगा एंड द रिमेनिंग विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इस फॉर्मूला में ना एक मसला था।
दो रीजन्स ऐसे थे जहां पर मुस्लिम्स बहुत ही थिन मेजॉरिटी में थे, जिसमें से एक था पंजाब और दूसरा बंगाल। इस मामले को हल करने के लिए अंग्रेजों ने सहारा लिया एक ब्रिटिश ऑफिसर का, जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ साहब का काम था पंजाब और बंगाल को डिवाइड करना, ताकि इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को डिटरमिन किया जा सके। उस वक्त पंजाब में मुसलमानों की पॉपुलेशन थी 55.7% और बंगाल में 54.4%। लिहाजा रेडक्लिफ ने इस बाउंड्री को डिजाइन किया, जिसको पब्लिश किया गया ऑन 17 अगस्त 1947। इस रेडक्लिफ लाइन के बाद कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान के पास आया और कुछ इंडिया के पास। दूसरी तरफ बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड किया गया ईस्ट पाकिस्तान में और इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। लेकिन दोस्तों, इस बंटवारे में ना एक और मसला भी था। उस जमाने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेतहाशा प्रिंसली स्टेट्स भी थीं, जिनकी टोटल काउंट थी 584। इन प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन था कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। इस मामले में पूरे इंडिया में 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गईं, जिसमें से एक थी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जूनागढ़। 1947 में जो हैदराबाद की पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 1.5 करोड़ थी, जिसमें से 85% हिंदू थे, लेकिन उस स्टेट का रूलर मुसलमान था। और जो उस वक्त इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी पूरी कोशिश थी कि हैदराबाद इंडिया के पास आ जाए। उसकी वजह यह थी कि अगर आप मैप देखें तो हैदराबाद की बड़ी ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इट इज राइट इन द मिडिल ऑफ इंडिया। और ये कैसा हो सकता है कि इंडिया के बीचों बीच पाकिस्तान की स्टेट की प्रेजेंस हो। इवेंचुअली हैदराबाद एंड जूनागढ़ वेंट टू इंडिया। इसकी भी एक लंबी तारीख है, जिसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। जिस तरह हैदराबाद और जूनागढ़ में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी लेकिन उसके रूलर मुसलमान थे, इसी तरह कश्मीर में ना उलट केस था। वहां की पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी में थी वो थे मुसलमान, लेकिन कश्मीर का जो रूलर था महाराजा हरि सिंह, वो एक हिंदू था। ये जो महाराजा हरि सिंह साहब थे ना, ये कश्मीर के फ्यूचर को लेकर थोड़े से कंफ्यूज थे। ना वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे और ना पाकिस्तान को। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या थी? इंडिया को ना ज्वाइन करने की एक पॉलिटिकल वजह थी, जिसके पीछे कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह की इनसिक्योरिटी मौजूद थी। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर को लेकर शायद इतने गंग हो ना हो, इतने इंटरेस्टेड ना हो, वहीं नेहरू रियली वांटेड कश्मीर टू ज्वाइन इंडिया। उसकी वजह यह थी कि ही वांटेड टू प्रूव द टू नेशन थ्योरी रॉन्ग। एक ऐसा इलाका जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, नेहरू चाहते थे कि ऐसा इलाका इंडिया में शामिल हो जाए ताकि 2 कौमी नजरिया फेल किया जा सके। लेकिन यहां पर हरि सिंह की परेशानी ये थी कि नेहरू के बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे शेख अब्दुल्ला से, who was a prominent कश्मीरी लीडर। और महाराजा हरि सिंह को परेशानी ये थी कि अगर उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया तो शेख अब्दुल्ला विल टेक ओवर और उनका फ्यूचर डार्क हो जाएगा। और पाकिस्तान को ऑब्वियसली वो इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो खुद एक हिंदू थे। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन किया। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बेसिकली प्रिंसली स्टेट साइन किया करती थी इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। इसका मकसद ये था कि जब तक ये प्रिंसली स्टेट्स डिसाइड नहीं करती कि उन्होंने इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या नहीं, तब तक कारोबार जिंदगी वहां पर वैसा ही चलता रहेगा। अभी ये सब कुछ हो ही रहा था कि अक्टूबर 1947 में कुछ ट्राइबल और पश्तून्स, जिनको पाकिस्तान मिलिट्री की बैकिंग थी, उन्होंने कश्मीर को अटैक कर दिया। अब जब मिलिट्री बैक्ड इन पश्तून्स ने कश्मीर पे अटैक किया तो महाराजा हरि सिंह साहब परेशान हो गए और इस परेशानी में उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू को खत लिखा कि भाई मुझे बचाओ। नेहरू ने जवाब में लिखा कि यार बिल्कुल बचाएंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, और शर्त बहुत ही सादा और सिंपल है। शर्त यह है कि तुम्हें इंडिया को ज्वाइन करना पड़ेगा। हरि सिंह के पास अब ऑप्शंस लिमिटेड थे और बिलाखिर उसने डिसाइड ये किया दैट कश्मीर विल एक्सीड टू इंडिया। फाइनली जब ये एग्रीमेंट हो गया तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस को कश्मीर में भेजा और तब से अब तक आज तक ये लड़ाई जारी है। अब जब हरि सिंह ने डिसाइड कर लिया कि कश्मीर इंडिया को एक्सीड करेगा तो जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को एक ऑफर दी। नेहरू की पाकिस्तान से कमिटमेंट ये थी कि जैसे ही कश्मीर में हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो वहां पर एक प्लेबिसाइट होगा और इस प्लेबिसाइट में जो भी कश्मीर के लोगों का फैसला होगा उसे इंडिया तस्लीम करेगा। 31 अक्टूबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक टेलीग्राम भेजा। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि हम अपनी फौज को कश्मीर से निकाल लेंगे जैसे ही वहां पर अमन बरकरार होता है, और इसके बाद कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कश्मीरी लोग। ये मेरा वादा सिर्फ आपकी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, बल्कि ये वादा कश्मीरियों के साथ है और पूरी दुनिया के साथ है। अब ये जो कश्मीर में प्लेबिसाइट वाला मामला था ना, ये पहुंचा यूनाइटेड नेशंस में,
जिन्होंने 1948 में एक तारीखी रेजोल्यूशन को पास किया। ये जो यूएन की रेजोल्यूशन का टेक्स्ट है ना, इसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आवाम को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी के बारे में बातचीत नहीं की जाती। लिहाजा आज की वीडियो में इस रेजोल्यूशन की जो लफाजी है ना, जो मतलब है, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस रेजोल्यूशन का जो पहला पॉइंट है ना, उसको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स, हमारा जो नेशनल नैरेटिव है, उसमें से हटा दिया गया है। लेकिन सारी गेम इस पहले पॉइंट से ही स्टार्ट होती है। यूएन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यह कह रहा है कि कश्मीर में पीस एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए उसे सबसे पहले ट्राइबल्स और पाकिस्तानी नेशनल्स को वहां से हटाना पड़ेगा, जो कश्मीर में लड़ाई के लिए वहां पर दाखिल हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी सूरत इन ट्राइबल्स को, इन जंगजुओं को मटेरियल एड नहीं दे सकती। सो सबसे पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर एरिया को छोड़ना है, यानी कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर दोनों एरिया से पीछे हट जाए। ऐसा कभी होने नहीं वाला। लिहाजा यही वजह है कि कश्मीर का इशू इज ऑलवेज हैंगिंग इन द बैलेंस, और इस पे कभी भी किसी किस्म का कोई फैसला हो ही नहीं पाता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक दफा जब पाकिस्तानी ट्राइबल्स वहां से चले जाएंगे तो इंडिया भी अपनी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता कम करता रहेगा और सिर्फ उतनी फोर्स रखेगा जो कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रख सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया के ये जो ट्रूप्स हैं, ये कश्मीरी अवाम को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, कश्मीरी अवाम के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं बना सकते। कश्मीर को जब तक दोनों मुल्क एक फ्लैश पॉइंट, जीने मरने का इशू बनाकर रखेंगे, तब तक कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉर्डियल रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं हो सकते। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन यह है कि कश्मीर के अलावा बाकी इश्यूज में दोनों मुल्कों को एंगेज करना चाहिए, स्पेशली ट्रेड के मामले में, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के मामले में, टूरिज्म के मामले में। दिस रीजन हैज अनबिलीवेबल पोटेंशियल। देखें, पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी सॉर्ट ऑफ हॉस्टिलिटी। कश्मीर का इशू सिर्फ तब रिजॉल्व होगा जब दोनों तरफ स्टेट्समैन मौजूद होंगे, और इस डील को ब्रोकर करेगा अमेरिका। अदरवाइज जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसी तरह कश्मीरी बेचारे मरते रहेंगे और पाकिस्तान और इंडिया इसी तरह इस खित्ते को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि मेक इट एन इंडिपेंडेंट रियलिटी। कश्मीरियों को अपना मुल्क दे दें सो दैट दे कैन रन इट द वे दे वांट टू। आई होप मेरी आज की एक्सप्लेनेशन से आपको ये पूरा मामला क्लैरिफाई हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।